जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में करने वाले हैं, जिससे कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स दोनों को इस वीडियो से हेल्प मिल सके और एग्ज़ाम में सही तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है यूनिट 1, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, इसको जानने से पहले हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो होता है कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स, इसको हिंदी में सुसंगत स्रोत बोलते हैं। सुसंगत स्रोत या कोहेरेंट सोर्स होता क्या है, देख लीजिएगा। टू वेव्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे emit सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एंड आर इन फेस और कांस्टेंट फेस डिफरेंस। दो तरंगों को हम सुसंगत तब कहेंगे या दो तरंगों को कोहेरेंट तब कहेंगे उनसे निकली जब दो तरंग समान आवृत्ति को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और तरंग दैर्घ्य जिसको वेवलेंथ कहते हैं, तथा उनका चरण अंतर जिसे हम बोल रहे हैं फेस डिफरेंस, तथा उनका चरण अंतर भी समान होता है। तब ऐसे स्रोत को हम सुसंगत या कोहेरेंट स्रोत कहेंगे। नेक्स्ट, हम कोहेरेंट सोर्स को इन फिगर की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। हमारे पास ये कोई फर्स्ट सोर्स है और इसमें ये एक वेव दिखाई गई है जिसका एम्पलीट्यूड A1 और पाथ डिफरेंस लैम्डा 1 है। सेकेंड वेव में इसी प्रकार से दूसरी वेव दिखाई गई है जिसका जो एम्पलीट्यूड है उसको हम A2 से दर्शा रहे हैं और जिसका तरंग दैर्घ्य जो हम वेवलेंथ कहते हैं उसको लैम्डा 2 से दिखा रहे हैं। तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव हम यहाँ पर इस तरीके से शो कर रहे हैं। आइए देखते हैं। यदि इन दोनों वेव का वेवलेंथ जो तरंग दैर्घ्य है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों बराबर हैं और इन दोनों का एम्पलीट्यूड जिसको हम आयाम बोलते हैं वे दोनों भी सेम हमें मिल जाते हैं, तो ये वेव, ये सोर्स हमें क्या कहलाएगा? कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा। इसी को हम सुसंगत स्रोत कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि सुसंगत या कोहेरेंट सोर्स हम उस सोर्स को कहेंगे जिससे निकलने वाली तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य और उनका चरण अंतर यानी कि पाथ डिफरेंस दोनों क्या हो? सेम हो, समान हो। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल क्या है जो कोहेरेंट सोर्स के एग्जाम्पल कहलाते हैं? एक तो है लेज़र लाइट। लेज़र लाइट से निकलने वाली जो लाइट होती है उसकी तरंगों का आयाम और तरंग दैर्घ्य और जो चरण अंतर होता है वो सेम होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होते हैं? सेम होते हैं। सेकंड एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास साउंड वेव। साउंड वेव के साथ भी यही होता है कि आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और पाथ डिफरेंस यानी कि जो फेस डिफरेंस है वो सेम होता है। तो ये दोनों जो कहलाएंगे ये कोहेरेंट सोर्स के एग्जाम्पल कहलाएंगे। नेक्स्ट में कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स को उत्पन्न करने की जो कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं, उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट है कोहेरेंट सोर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सिंगल सोर्स और फ्रीक्वेंसी। सुसंगत स्रोत एक जैसी फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करते हैं। सेकंड है द सोर्स मस्ट इमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक क्या होती है? एक वर्णी या एक रंग या एक ही तरीके से, ठीक है। तो स्रोत को एक वर्णी का प्रकाश उत्सर्जन करना चाहिए, यानी कि एक ही तरीके का, जैसे साउंड वेव हो सकती है या फिर लेजर लाइट से हम प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं तो वो एक ही तरीके का, एक वर्ण का होना चाहिए। द पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट सोर्स मस्ट बी वेरी स्मॉल।
देखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट सोर्स मस्ट बी वेरी स्मॉल। जो पाथ डिफरेंस होगा वो बहुत छोटा होगा, ठीक है, वो बहुत छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो फर्स्ट यूनिट का हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इसी को डिफाइन करने के लिए हमें कोहेरेंट सोर्स को पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। द फेनोमेना ऑफ redistribution of energy due to superposition of light wave from two coherent source is called interference। देखिएगा यहाँ पर कोहेरेंट सोर्स की बात आई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर शुरू में कोहेरेंट सोर्स को ही दिखाया है। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं ये आप समझ ही गए होंगे कि वे दो तरंग जिनकी समान आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य और चरण अंतर जो फेस डिफरेंस होता है, अगर उनका समान मिलते हैं, ठीक है, अगर उनकी जो आवृत्ति तरंग दैर्ध्य और चरण अंतर समान मिलते हैं तो जिस सोर्स से वे तरंग उत्सर्जित हुई हैं उस सोर्स को हम क्या कहेंगे, कोहेरेंट सोर्स कहेंगे। और इसी का प्रयोग, इसी से हमें क्या मिलता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मिलती है। तो द फेनोमेना ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। आइए हिंदी में देख लेते हैं। दो कोहेरेंट सोर्स से निकलने वाली लाइट वेव प्रकाश तरंगों का ऊर्जा के पुनर्विभाजन द्वारा सुपरपोज या अध्यारोपण हो जाने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। मतलब क्या है कि हमारे पास दो कोई कोहेरेंट सोर्स हैं और उनसे जो वेव, लाइट वेव निकल रही है, प्रकाश तरंगे निकल रही हैं, उसमें ऊर्जा के पुनर्विभाजन द्वारा अध्यारोपण हो रहा है, यानी कि सुपरपोज हो रही है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इसको डायग्राम के माध्यम से हम आगे करेंगे और आगे हमारा पास जो भी एक डेरिवेशन आने वाला है जिसको हम बोलते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या डबल स्लिट यंग एक्सपेरिमेंट। तो आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। व्यतिकरण की घटना एक ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम हमारे पास है जो हम कहते हैं कि ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है और न ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। तो व्यतिकरण इसी घटना पर आधारित है, जिसलिए हम बोल सकते हैं कि व्यतिकरण की घटना एक ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण पर ये आधारित होता है। द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट इसके टाइप देख लेते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। सेकंड है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो आइए फिगर की सहायता से हम समझते हैं। हमारे पास ये एक वेव है, यानी ये हमें एक सोर्स की वेव दिखाई गई है, ये सेकंड सोर्स से वेव निकली हुई दिखाई गई है। तो फर्स्ट वेव में ये यहाँ पर क्रस्ट है फर्स्ट वेव का और यहाँ पर ट्रफ है, यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं गर्त फर्स्ट वेव का। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड A1 है और यहाँ से यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड क्या है, सेकंड वेव का A2 है। और हम इनको जब ऐड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट वेव का क्रस्ट सेकंड वेव के क्रस्ट से मिलता है और सेकंड वेव का जो ट्रफ होता है वो फर्स्ट वेव के ट्रफ से मिल रहा है। तो यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि जो रिजल्टेंट वेव परिणामी तरंग हमें मिलेगी वो इन दोनों के सम के बराबर मिलेगी। मतलब कहने का ये है फ्रेंड्स कि रिजल्टेंट वेव यानी परिणामी तरंग का जो आयाम होगा, परिणामी तरंग का जो एम्पलीट्यूड होगा वो A1 प्लस A2 होगा, यानी कि इनका वेक्टर सम जो होगा वो हमें परिणामी वेव यानी कि रिजल्टेंट तरंग में मिलता है। अब यहाँ पर ये परिणामी वेव का शीर्ष दिखाया गया है जिसको हम क्रेस्ट बोलते हैं और ये परिणामी वेव का ट्रफ दिखाया गया है जिसको हम हिंदी में गर्त बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड को जब हमने ऐड किया तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो ब्राइटनेस होगी वो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा हमें मिलने वाली है, यानी कि एम्पलीट्यूड का वैल्यू हमें ज़्यादा मिला तो ब्राइटनेस हमें ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए इसको बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। यहाँ पर लाइट की जो तीव्रता है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट हम इसे
थ्योरी के माध्यम से देख लेते हैं। इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, देखिएगा रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आइदर इंडिविजुअल वेव। अब इंडिविजुअल वेव क्या कहला रहा है कि वेव फर्स्ट और वेव सेकंड, वेव फर्स्ट और वेव सेकंड की जो भी एम्पलीट्यूड हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो भी एम्पलीट्यूड हमें दिखाई दे रहा है उस एम्पलीट्यूड से इस रिजल्टेंट वेव का जो भी एम्पलीट्यूड होगा वो ग्रेटर देन होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। देख लेते हैं हिंदी में। संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम ली गई तरंगों के आयाम से बड़ा या ज्यादा मिलता है। देखिएगा जो हमने तरंग ली हुई हैं उनके आयाम से, उनके एम्पलीट्यूड से हमें ज्यादा ही एम्पलीट्यूड मिल रहा है, किसका, रिजल्टेंट वेव का। तरंग में प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है। देखिएगा मैंने यहाँ पे बताया था इसकी ब्राइटनेस जो है, जो प्रकाश की तरंग की तीव्रता है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और किस में बढ़ती है, संपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बढ़ती है। नेक्स्ट हम फिगर देख लेते हैं कि जो हमें दिखाया गया है विनाशी यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। अब यहाँ पर सोर्स 1 से ये वेव निकली जो क्रस्ट और ट्रफ में परिवर्तित हमें दिखाई दे रही है, प्रोपेगेट करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर सेकंड वेव दिखाई गई है जो देखो कहाँ पर है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव और ये है निगेटिव। देखिएगा वेव फर्स्ट हमें दिखाई गई है कि पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के नेगेटिव में प्रोपेगेट करती जाती है, पॉजिटिव और निगेटिव में। और यहाँ पर सेकंड वेव हमें दिखाई गई है कि निगेटिव से स्टार्ट होकर के पॉजिटिव में, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव में क्या करती है, प्रोपेगेट करती जाती है। तो जब हमें इसका रिजल्टेंट वेव मिलेगा, जब हम इसका रिजल्टेंट वेव देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट वेव का क्रेस्ट और सेकंड वेव का ट्रफ, फर्स्ट वेव का क्रेस्ट और सेकंड वेव का ट्रफ आपस में मिल जा रहा है। यानी कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है फर्स्ट वेव का ट्रफ और सेकंड वेव का क्रस्ट। देखिएगा यहाँ पर ये सुपर इम्पोज कर रहा है, यहाँ पर ये मिल रहा है और इसी के कारण यहाँ से जो भी प्रकाश की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाती है, लगभग शून्य, ठीक है, लगभग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, डार्कनेस दिखाई देने लगती है। ये हम और विस्तार से यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे, आपको फिगर से समझाया जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि इंटरफेरेंस होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। तो अभी हमने देखा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि संपोषी व्यतिकरण जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम बोल रहे हैं उसमें प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि विनाशी व्यतिकरण में जो प्रकाश की तीव्रता है वो क्या होती है, घट जाती है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं थ्योरी के माध्यम से। इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज लेस देन दैट ऑफ आइदर इंडिविजुअल वेव। देखिएगा यहाँ पर ये हमें मिला रिजल्टेंट किसका, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लाइट का, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लाइट का ये हमें रिजल्टेंट मिला, ये होता है रिजल्टेंट वेव। ये हमें रिजल्टेंट वेव मिली है और इसका जो इसकी जो प्रकाश के वेव की तीव्रता है, ठीक है, प्रकाश के तरंग की तीव्रता है वो कितनी है, न्यूनतम है, यानी कि एक तरीके से शून्य है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डार्कनेस दिखाई देता है। हिंदी में इसे देख लेते हैं। विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम, देखिएगा परिणामी तरंग का आयाम यहाँ पर अगर इसको देखते हैं तो इसका आयाम क्या है, शून्य है। परिणामी तरंग का आयाम क्या होता है, ली गई तरंगों के आयाम से छोटा होता है, कम होता है, एक तरीके से क्या होता है, जीरो हमें मिलता है। तो नेक्स्ट में नोटिंग पॉइंट देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर दिखाया गया है क्रस्ट प्लस क्रस्ट, तो क्रस्ट से क्रस्ट अगर मिलता है, देखिएगा यहाँ पर ये फर्स्ट वेव का क्रस्ट है, सेकंड वेव का क्रस्ट है, अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं और ये फर्स्ट वेव का ट्रफ है, ये सेकंड वेव का ट्रफ है, अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हमें कौन सा इंटरफेरेंस मिलेगा, हमें मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्रस्ट प्लस ट्रफ, यानी कि अगर फर्स्ट वेव का क्रस्ट सेकंड वेव का ट्रफ आपस में मिलता है, यानी हम ये देखते हैं कि फर्स्ट वेव का क्रस्ट है, सेकंड वेव का ट्रफ है, या फर्स्ट वेव का ट्रफ
जो हम यहाँ पर देख रहे हैं और सेकंड वेव का क्रस्ट जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर ऐसे इस तरीके से कॉम्बिनेशन हमें मिलता है तो वो कहाँ पर मिलता है, वो मिलता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। कहाँ पर फ्रेंड्स, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण भी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो क्या होती है, घट जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब इसकी कुछ शर्तें होती हैं, जो क्या है, फर्स्ट है द वेव विच आर ऑब्टेन इंटरफेरेंस द एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ मस्ट बी सेम या इक्वल, यानी कि व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों का आयाम क्या होता है और तरंगदैर्घ्य समान होने चाहिए। ठीक है, फॉर टू वेव आर ऑब्टेन इंटरफेरेंस दोज वेव्स नेवर बी चेंज ऑफ पाथ डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देखिएगा, दो तरंगों की कलाओं का अंतर यानी कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो किसी निश्चित बिंदु पर समय के साथ कभी भी नहीं बदलता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। दोनों तरंगों का परिमाण आवश्यक रूप से कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी कि द रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेव्स मस्ट बी कैसा, इक्वल। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जहां जो हमें व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस देखने को मिलता है वो कहां पर देखने को मिलता है, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। अगर कोई आपसे पूछे कि साबुन का बुलबुला जो है रंगीन क्यों दिखाई देता है, तो वो किसके लिए कैसे दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, वो दिखाई देता है इंटरफेरेंस के कारण दिखाई देता है, यानी कि ड्यू टू इंटरफेरेंस। तो कलरफुल अपीयरेंस ऑफ सोप बबल ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें देखने को मिल रहा है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत, इसको हम किस में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। देखिएगा, डेफिनेशन की सहायता से हम इसको देख लेते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो कहता क्या है। व्हेन टू और मोर वेव्स मूव्स इन द सेम टाइम बोथ वेव्स पास थ्रू ईच अदर विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम of same point in space or time is equal to the vector sum of different displacement of all wave. This is called क्या, प्रिंसिपल ऑफ पोजिशन। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही समय पर समान माध्यम में गति करते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही समय पर समान माध्यम में गति करते हैं तो दोनों तरंग एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब यानी कि बिना विचलित किए एक दूसरे से होकर गुजरती हैं। तो स्पेस या समय के किसी बिंदु पर माध्यम का कुल विस्थापन यानी कि माध्यम कुल विस्थापन सभी तरंगों के अलग अलग विस्थापन के सदिश योग। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि योग लिख देते हैं, ये योग नहीं है, सदिश योग है। क्योंकि सदिश यहाँ पर इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पर वेव माइनस में और प्लस में जा रही है। ठीक है, और माइनस और प्लस क्या करता है, दिशा को दर्शाता है, डायरेक्शन को दर्शाता है। ठीक है, तो अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे ही हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। आइए फिगर की सहायता से इसको समझ लेते हैं। ये हमारे पास कोई वेव है, देखिएगा ये फर्स्ट वेव दिखाई गई है। ये फर्स्ट वेव इस तरीके से प्रोपेगेट करती है, इसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा A1। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी पॉइंट से सेकंड वेव को हम प्रोपेगेट करा रहे हैं। सेकंड वेव यहाँ से यहाँ तक ये प्रोपेगेट कर रही है और इसका जो एम्पलीट्यूड है हमने मान लिया कितना है, A2 है। तो जो रिजल्टेंट वेव हमें मिलेगी वो इन दोनों के क्या होगी, सदिश योग। सदिश योग का मतलब क्या है, जो डायरेक्शंस है उनको हम लेना होगा, प्लस माइनस हमें लेना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर ये माइनस में है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये बनाएं तो माइनस और ये क्या होता है, प्लस होता है। तो ये दोनों माइनस में है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमें जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। यानी कितना होगा, A1 प्लस में A2। तो हमें क्या मिलेगा, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा, बढ़ता हुआ प्राप्त होगा। तो रिजल्टेंट वेव हम किस तरीके से शो करेंगे, यहाँ से यहाँ पर ये निगेटिव एम्पलीट्यूड दिखा रहा है और यहाँ से यहाँ पर ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड दिखा रहा है, जो क्या है, A1 प्लस A2 का वेक्टर सम है। तो देख लेते हैं कि माना वेव फर्स्ट का जो विस्थापन है वो कितना है, x1 है, और जो इसका एम्पलीट्यूड है वो हमने मान लिया a यानी के माइनस के A1। ठीक है, वेव 2 का जो विस्थापन है वो x2 है और हमने इसका जो एम्पलीट्यूड है वो मान लिया हमने माइनस A2। क्योंकि माइनस में ये वेव जा रही हैं, तब परिणामी तरंगों का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या होगा,
y, यानी कि हमने क्या मान लिया, परिणामी तरंग का विस्थापन हमने y से डिनोट कर दिया है। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस ए प्लस माइनस ए टू, माइनस A1 प्लस माइनस A2। तो टोटल हम क्या निकाल देंगे, माइनस में A1 प्लस A2। इन दोनों का जो सम होगा वो माइनस में ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उन दोनों के सम के बराबर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हमें दिखाई देता है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और यही क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। यहाँ पर तरंग विस्थापन का मान, तरंग के आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी, गति की दिशा और पथांतर पर निर्भर करता है। पथांतर किसे बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं पथांतर को, पाथ डिफरेंस को। फ्रेंड्स, पाथ डिफरेंस को हम पथांतर बोल रहे हैं। तो तरंग का विस्थापन यानी कि कहाँ पर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में तरंग का जो विस्थापन है उसका मान तरंग के आयाम और तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति और गति की दिशा यानी किस गति में वो किस दिशा में वो गति कर रहा है उसके पथांतर, इनके पाथ डिफरेंस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर थॉमस यंग के बारे में दिखाया जा रहा है। तो थॉमस यंग ने क्या किया था कि भौतिक प्रकाशिकी में इस धारणा का समावेश किया था, किस धारणा का, इंटरफेरेंस का। यानी कि जो थॉमस यंग हैं उन्होंने 1801 में इंटरफेरेंस का जो समावेश है वो भौतिक प्रकाशिकी में कर दिया था। यानी कि थॉमस यंग फर्स्ट डेमोस्ट्रेटेड इंटरफेरेंस इन लाइट वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेस, यानी कि दो सोर्स से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव का जो समावेश किया, डेमोन्स्ट्रेटेड जो किया था वो किसने किया था, फर्स्ट टाइम थॉमस यंग ने किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, और ये किसने दिया था, थॉमस यंग ने 1801 में इसकी अवधारणा दी थी। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है, जिसका नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो किसने दिया था, वो यंग थॉमस, यानी कि थॉमस यंग ने ये एक्सपेरिमेंट दिया था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा जीवन क्लासेस के साथ। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशंस आपके पास तक पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।